देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। 8 अगस्त को दिल्ली पर साजिश के काले बादलों ने दस्तक दी। आरोप है कि जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान एक समुदाय के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक नारेबाजी की गई। जिस प्रदर्शन के दौरान जहरीली नारेबाजी का आरोप लगा, उसका आयोजन करने वालों में सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय भी शामिल थे, जिन्हें पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 5 और लोगों को अरेस्ट किया गया है। हालांकि अश्विनी उपाध्याय पहले ही कह चुके हैं कि भड़काऊ नारे लगाने वालों से उनका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन अब इस मुद्दे पर खुलकर पॉलिटिक्स हो रही है, सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी सीधे गृह मंत्री अमित शाह को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, तो ओवैसी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने तुरंत डर की दुकान खोल दी। हालांकि अश्विनी उपाध्याय ने कल ही पुलिस को मामले की लिखित जांच करने की शिकायत लिखित में दे दी है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है, दूसरे साल दिल्ली को सुलगाने की साजिश कौन कर रहा है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार, भड़काऊ तंत्र का सूत्रधार कौन। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर 8 अगस्त को एक प्रदर्शन हुआ। अंग्रेजों के बनाए पुराने कानून को वापस लेने की मांग के साथ धरना दिया गया। लेकिन आरोप है कि धरने में शामिल कुछ लोगों ने एक समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। FIR दर्ज किया था 8 तारीख को। उसमें एक पर्टिकुलर संप्रदाय है, उसके खिलाफ कुछ टिप्पणियां कुछ लोगों ने की थी। इस तरह का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो को भी हमने एग्जामिन किया और बाकी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो हमने किया, उसके बाद 6 लोगों का इस केस में हमने अरेस्ट डाला है। लेकिन अब इस मामले में जमकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। पिछले साल मोदी के मंत्री ने गोली मारो का नारा लगाया था और उसके तुरंत बाद उत्तर पूर्व दिल्ली में मुसलमानों का खुलेआम नरसंहार हुआ। ऐसी भीड़ और ऐसे नारे देखकर भारत का मुसलमान सुरक्षित कैसे महसूस कर सकता है। देखिए, अमित शाह जी जब से देश के गृह मंत्री बने हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था को कबाड़ा कर दिया उन्होंने। तो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो खुद नफरत फैलाने वाली पार्टी है, जो खुद दंगा भड़काने वाली पार्टी है। बहुत बड़ा मसला है और गृह मंत्री को सामने आके जवाब देना चाहिए। आखिर अश्विनी उपाध्याय जी का कसूर क्या है? उनके मंच से कोई जहरीले नारे या खराब बात नहीं बोली गई, उनके द्वारा कोई खराब बात नहीं बोली गई, उनके कार्यक्रम में नहीं बोली गई। अब सड़क पे कहीं कोई और लोग खड़े हैं और वो कुछ नारे लगा रहे हैं, तो इसमें अश्विनी उपाध्याय जी का क्या कसूर है? हालांकि अश्विनी उपाध्याय का दावा है कि जहर उगलने वाले लोगों से उनका कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने इसकी बाकायदा लिखित शिकायत पुलिस में पहले ही दे दी थी। जो वीडियो रिलीज हुआ है, ना हमने उसको व्यक्ति को कभी बुलाया, ना हमने उसको कभी देखा है, ना हम कभी उससे मिले हैं। आज तक कभी दूर दूर का रिश्ता नहीं उस व्यक्ति से। अगर ये वीडियो सच है तो मैं दिल्ली पुलिस से मांग करता हूं, इस वीडियो में जिन लोग जो दिखाई दे रहे हैं, जो मजहबी उन्माद फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। और यदि ये वीडियो फेल है तो जिन लोगों ने ये वीडियो बनाया है, जिन लोगों ने इसको वायरल किया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। सवाल ये है कि आखिर दिल्ली की शांति पर किसकी नजर है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार, भड़काऊ तंत्र का सूत्रधार कौन। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। भड़काऊ तंत्र की चाल का विश्लेषण। लगातार दूसरे साल दिल्ली की शांति भंग करने की कोशिश हुई है। याद करिए, सीए और एनआरसी के नाम पर दिल्ली की शांति को भंग किया गया। किस तरह के दंगे हुए पूर्वी दिल्ली के अंदर, वो अपने आप में संदेह पैदा करते हैं। जंतर मंतर पर लगे नारे किसी भी हाल में कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहे किसी समुदाय के खिलाफ वो लगे हो, वो बिल्कुल बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। नारे किसने लगाए, आरोपी वहां कैसे पहुंचे, इसकी जांच होनी चाहिए। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
लेकिन जांच से पहले राजनीतिक बयानबाजी जो ओवैसी साहब कर रहे हैं या फिर उनकी पार्टी कर रही है, उससे बचना बेहद बेहद आवश्यक है, बेहद जरूरी है। याद करिए ओवैसी साहब के छोटे भाई या फिर वारिस पठान के नारे किस तरह के थे, उसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मामला संवेदनशील है, सियासी बयानबाजी अशांति को हवा दे सकती है। ये हमारी भी गुजारिश है कि इसमें बहुत ही सभ्य तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका नुकसान मुल्क को होगा। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कपिल मिश्रा हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से है। मेरे साथ वारिस पठान भी इस चर्चा में थे, लेकिन उन्होंने आखिरी मोमेंट पे ड्रॉप कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं इस कार्यक्रम का पार्ट नहीं बन सकता। मेरे साथ इस चर्चा में सुबुही खान है, मेरे साथ शादाब चौहान है इस चर्चा में, जो कि पीस पार्टी, शांति वाली पार्टी से है। मेरे साथ इस चर्चा में फिरोज बख्त है जो कि शास्त्र है मनु के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मेरे साथ तस्लीम रहमानी भी इस चर्चा में जुड़ेंगे, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले शादाब चौहान आप ही का रुख करता हूं और 50 सेकंड के अंदर आपसे जानना चाहता हूं, जो नारे लगे वो गलत थे, लेकिन उन नारों को पब्लिसाइज करके उन नारों पर सियासत करके क्या हासिल हो जाएगा? अमीश जी, जो इस देश की किसी भी कम्युनिटी को ये गाली देकर नारे लगाते हैं, वो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आईसिस से ज्यादा खतरनाक ये आतंकवादी है जो किसी जाति के नाम का, धर्म का नारा लगाते हैं। हमें याद है जब 1990 में वो बड़ी बड़ी तकरीरें चौराहों पर लगती थी, जो नहीं राम का वो हराम का, मुल्लाओं के दो स्थान शमशान या। जी आपका ऑडियो देखिए आपका ऑडियो कट गया है। मैं सीधा रुख करता हूं कपिल मिश्रा का इस चर्चा में। कपिल मिश्रा, इन्होंने तो पता नहीं किस किस चीज के साथ उस नारों को कंपेयर कर दिया। मेरे साथ दोबारा जुड़ गए हैं शांति वाली पार्टी के शादाब चौहान। शादाब चौहान, अपनी बात को, अपनी वाणी को कंप्लीट करिए। जी अमीर जी, हमारा मानना यह है कि अगर कोई मर्यादा पुरुष श्री राम के बारे में अगर किसी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, हम उसके भी खिलाफ हैं, लेकिन ये नारे सदन के 100 मीटर दूर लगते हैं। इसका मतलब कोई आतंकवादी आकर के हमारे प्रधानमंत्री पर हमला कर सकता है। देश की सुरक्षा, जब राजधानी में लोग सुरक्षित नहीं है, जब राजधानी में आतंकवादी प्रधानमंत्री की सुरक्षा कहां से बीच में आ गई? शादाब चौहान, इसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा कहां से बीच में आ गई? अभी आप कह रहे थे देखिए ये लोग आईएसआईएस जो नारे लगा रहे हैं वो आईएसआईएस से भी खतरनाक है। मैं कपिल मिश्रा का रुख करता हूं। कपिल मिश्रा, क्या अश्विनी उपाध्याय आईएसआईएस से खतरनाक लोगों को उन्होंने इस कार्यक्रम में बुला लिया था, जो बात शादाब चौहान कह रहे थे? सबसे पहले तो अमीश भाई, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, ये वारिस पठान कहाँ भाग गए। मैं तो उनसे बातचीत करने के लिए आया था, लेकिन मेरे को शक था कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले वो भाग ही जाएंगे, और वैसे ही हुआ है। खैर, कभी ना कभी तो सामना होगा। ओवैसी का, उनके भाई का, कब तक भागते रहेंगे? जहां तक ये अश्विनी उपाध्याय जी की बात है अमीश भाई, पूरा देश जानता है अश्विनी उपाध्याय कौन है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में 101 जनहित याचिकाएं दायर करने वाला वो व्यक्ति, जिसकी कोई भी जनहित याचिका आज तक रिजेक्ट नहीं हुई है। आज जब वो थाने में बंद थे, तब भी भारत के सुप्रीम कोर्ट में एमपी और एमएलए को लेकर जो ऑर्डर आया है, राजनीतिक पार्टियों को लेकर जो ऑर्डर आया है, चुनाव सुधारों का जो ऑर्डर आया है, वो अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर आया है। जो व्यक्ति इस देश में कानून की ताकत का इस्तेमाल समाज के सुधार के लिए और संविधान में बदलाव के लिए कर रहा हो, उसकी आतंकवादियों से तुलना की जा रही है। अश्विनी उपाध्याय का पूरा भाषण मैंने सुना है जो जंतर मंतर पर उन्होंने दिया। उस मंच से हुआ हर एक भाषण मैंने सुना है। ना अश्विनी उपाध्याय ने कोई भड़काऊ बात बोली, ना उनके कार्यक्रम के मंच से कोई भड़काऊ बात बोली गई है। 10 बजे का शुरू हुआ कार्यक्रम 12:30 बजे खत्म हो चुका था। लोग वहां पर जा चुके थे। उसके बाद शाम को 4 बजे मंच जहां था उस जगह पर भी नहीं, उससे कहीं दूर 10 लोग खड़े होकर अगर कोई नारा लगाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी अश्विनी उपाध्याय की कैसे हो सकती है, कार्यक्रम के आयोजक की कैसे हो सकती है? मैं आज ये सवाल उठा रहा हूँ कि अश्विनी उपाध्याय का कसूर क्या है, अश्विनी उपाध्याय की गलती क्या है? लेकिन कपिल पुलिस ने तो देश पे उनके, लेकिन कपिल मिश्रा जी, पुलिस ने तो 6 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया, तो पुलिस को कुछ लगा होगा तभी गिरफ्तार किया गया है। नहीं, मैं तो ये नहीं मानता हूं कि पुलिस ने कोई ठीक गिरफ्तारी की है, और इसके ऊपर हम लोग सवाल उठा रहे हैं। हम उनके गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। अभी भी मैं पटियाला हाउस कोर्ट में हूं, जहां पर उनके मामले की सुनवाई अभी चल रही थी। फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है, और मुझे ये लगता है कि एक एमिनेंट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, एक एक्टिविस्ट जो संविधान की ही बात कर रहा है लगातार, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जिसके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है, उसको इस प्रकार से थाने में बिठा के रखना और गिरफ्तार करके रखना,
ये दिल्ली पुलिस के ऊपर, उनके कार्यप्रणाली के ऊपर थोड़े सवाल खड़े करने वाली बात है, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है अश्विनी उपाध्याय के साथ करने का। हम इसका विरोध कर रहे हैं। अगर आपको गिरफ्तार करना है, आप नारे लगाने वालों को गिरफ्तार कीजिए, उनके वीडियो सामने, उनकी फोटो सामने, कोई उनके नारों का समर्थन नहीं कर रहा है। भारत के कानून के मुताबिक उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अश्विनी उपाध्याय को पकड़ लेना, उनको रात से लेकर अभी तक बैठा के रखना, उनको अरेस्ट कर लेना कहीं से दूर दूर तक, जबकि कार्यक्रम के ऊपर, कार्यक्रम के मंच में कोई बात नहीं बोली गई, उनके द्वारा कोई बात नहीं बोली गई। कार्यक्रम के खत्म होने के बाद 4 घंटे बाद कार्यक्रम के खत्म होने के किसी बात के ऊपर आप अगर अश्विनी उपाध्याय को पकड़ते हैं तो ये ज्यादती है। बताइए आप शादाब चौहान, क्या आपको लगता है कि वाकई अश्विनी उपाध्याय का दोष है? हालांकि पुलिस ने अपने तरीके से कार्रवाई करी है, लेकिन जहां तक भड़काऊ तंत्र की बात है तो भड़काऊ बातें क्या क्या किसने बोली है, अगर उसकी तह में जाएंगे तो बड़े सारे मामले खुल जाएंगे, आपका भी मामला खुल जाएगा तब। शादाब, टपकता है कपिल मिश्रा जी, जिनके मुंह से शहद टपकता है, जो दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में धमकी दिए थे और मौजूदा मिनिस्टर ने कहा था गोली मारो सालों को, इस तरह की बात करने वाले हमें बताएंगे। दूसरी चीज मैं एक सवाल कर रहा हूं कि एक हिंदू रक्षा दल का पिंकी चौधरी स्पष्ट रूप से कहता है कि सभी लोग हमारे थे, अश्विनी के हमारे भाई हैं, ये हमारे लोग थे, हमारे बुलाए हुए लोग थे। तो जो ओपनली इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, उनके बारे में क्यों नहीं कहा जाता है? आखिरी पॉइंट मेरा अमीर जी है, आखिरी पॉइंट 10 सेकेंड। कपिल मिश्रा और ये सब लोग वही कर रहे हैं जो आईसिस चाहता है, और हिंदुस्तान के मुसलमानों को भगाने की अगर आप सोच रहे हो तो याद रख लीजिए, यहीं जिए यहीं रहने वाले हैं मिश्रा जी, कहीं नहीं जाएंगे हम। कपिल मिश्रा, आप एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं, फिर मैं तस्लीम रहमानी का रुख करूंगा। जी, मैं तो कह ही रहा हूं कि कहीं ना जाओ, मैं तो कह ही रहा हूं। क्यों जाते हो सीरिया, क्यों जाते हो IAS की ट्रेनिंग लेने, क्यों जाते हो बॉर्डर पार तैयारी करने के लिए? तो अपने घरों में ताहिर हुसैन जैसे लोग बम रखते हैं। मैं तो देखो शबाब, मेरी बात सुनो बेटा, इतना घबराओ मत, इतना परेशान मत हो, कहीं दिल की कोई बीमारी हो जाएगी तो इलाज कराते हुए घूमोगे। शांति से मेरी बात सुनो, शांति से मेरी बात सुनो, तसल्ली से मेरी बात सुनो, प्यार से बात कर रही हूं, फिर तमीज से बात। बुरा लग जाएगा, मैं बोलूंगा बुरा लग जाएगा, क्योंकि इतना घबरा क्यों रहे हो? कहीं दिल का दौरा पड़ जाएगा, हम वो दिल का दौरा पड़ जाएगा आपको, इतना घबराइए मत। भाषा है कि हम 500 पे भारी हैं, पता है ये क्या बात है शादाब की हम 500 पे भारी है हैं? कि तुम्हें कपिल मिश्रा का नाम सुनते ही, तुम्हारे को दिल का दौरा पड़ता है, मुझे ये मालूम है। दिल का दौरा, लेकिन आज बात अश्विनी उपाध्याय की हो रही है, मेरे नाम के। कैसा बोला शादाब चौहान, कैसे हमसे सवाल कर रहा है? सीने पे चढ़ के सवाल किया जाएगा। देश मेरा है ये कपिल मिश्रा, ये देश हमारे बाप की जागीर है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमने खून से सींचा है देश को। भाई साहब कागज है, कागज रखे हैं हमने, कागज है, हुक्मरानी की हमने, कागज है बाप की जागीर के। आपने देश को तो बाप की जागीर बना लिया, लेकिन देश तो देश की जागीर है। लेकिन कपिल मिश्रा अपनी बात को रखे, तस्लीम रहमानी भी इंतजार करें। शादाब, मैं आपका रुख करूंगा। जामा मस्जिद ना हम जामा मस्जिद पे जा रहे हैं, ना जामा मस्जिद यहाँ आ रही है। मुझे लगता है कि विषय पे रहना चाहिए। कपिल मिश्रा, आप अपनी बात को रखिए। देखिए, मैं फिर से अमीश भाई ये बात कहना चाहता हूं कि अश्विनी उपाध्याय, उनके मुद्दे और उनकी बातें बहुत गंभीर हैं। वो जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, वो कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं, और इसीलिए आज अश्विनी उपाध्याय को टारगेट किया जा रहा है, इसीलिए उनको विलेन बनाने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों को किसी का किसी नारे या किसी से, इनको बस ये है कि अश्विनी उपाध्याय को खलनायक बना दो, अश्विनी उपाध्याय को घेर लो, उसको कुचल दो, क्योंकि वो आदमी जो बात कर रहा है उससे इनके पेट में दर्द होता है। वो जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहा है, वो कॉमन सिविल कोड की बात कर रहा है। भाई, जिसने नारे लगाए वो जेल जाना चाहिए, इसका किसी ने समर्थन नहीं किया। देश में जहरीले नारे लगाने वालों का समर्थन कौन लोग करते हैं, उनका बचाव कौन करते हैं? इन्होंने कहा संसद से थोड़ी दूरी पर, संसद से 10 किलोमीटर दूर पे अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगे थे। उनका समर्थन किन लोगों ने किया था? उन बातों पे आज जाने का दिन नहीं है। आज दिन है अश्विनी उपाध्याय के मुद्दे क्या है, अश्विनी उपाध्याय कह क्या रहे हैं, और अश्विनी उपाध्याय को टारगेट क्यों किया जा रहा है। मैं और पूरा देश, जो इस देश के संविधान पे भरोसा रखते हैं और जो कानून में रिफॉर्म की बात करते हैं, वो सब लोग पूरी ताकत से अश्विनी उपाध्याय के साथ खड़े हैं। ठीक है, मैं सीधा रुख करता हूं। क्या आपको लगता है तस्लीम रहमानी, ये एक मॉड्यूल है? हमने देखा पिछले साल भी किस तरह, पिछले 2 साल पहले भी किस तरह का घटनाक्रम हुआ था दिल्ली के अंदर, तब CAA NRC का नाम था। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें टारगेट कुछ और है?
देखिए, ये जो कुछ हुआ इतवार के दिन, ये कोई पहला वाक़या तो है नहीं। इस तरह के नारे मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर इस किस्म के जो ये रेडिकलाइज राइट विंग के लोग हैं, आरएसएस के एफिलिएट्स, ये लगाते ही रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर लगाए गए हैं। नहीं, उनका कोई प्रूफ है? आपने आरएसएस का नाम दिया, आरएसएस का कोई प्रूफ है कि आरएसएस के लोग थे वो? आरएसएस का नाम सुनते ही आपको बड़ी परेशानी हो जाती है, मुझे मालूम है। नहीं, मुझे तो मेरे को तो हर बात पर परेशानी होती है जो गलत होती है। मेरी परेशानी तो गलत बात पर होती है। जी, मुझे मालूम है, आप भी कभी ना कभी गए होंगे शाखा में, तो आपका तो आप क्लोज टू हार्ट है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो आरएसएस के एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस किस्म जैसे नाम बताइए, आरएसएस के एलाइड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे फैक्ट की बात करिए ना, आरएसएस के एलाइड ऑर्गेनाइजेशन आपके जो आप बताइए ना। जैसे अनुराग ठाकुर ने नारा लगाया, देश के गद्दारों को गोली मारो, जो वो नारा लगा था। जैसे कपिल मिश्रा आपके साथ बैठे हुए हैं, बड़े सम्मानित बन के बैठे हुए हैं, इनको अगर उस दिन गिरफ्तार कर लिया गया होता जब ये डीसीपी की छत्र छाया में कह रहे थे कि 3 दिन के बाद पुलिस हटा के हम देख लेंगे, उस दिन ये गिरफ्तार हो गए होते, उस दिन अनुराग ठाकुर गिरफ्तार हो गए होते, एमपी से हटा दिए गए होते, तो अश्वनी को बिल्कुल, अश्वनी उपाध्याय की ये जुर्रत नहीं होती और ये पंकज की ये जुर्रत नहीं होती। और वो जो एक और वो फिल्म एक्टर है, क्या नाम उनका, चौहान, गजेंद्र चौहान, उनकी जुर्रत नहीं होती कि इतवार को यहाँ आके करते। वो जो सत्यानंद सरस्वती वहां बैठा हुआ है मसूरी डासना में, वो जब प्रोफेट की शान में गुस्ताखी कर रहा था, उस दिन गिरफ्तार हो गया होता तो आज ये किसी की जुर्रत ना होती ये करने की। आज हुई है, हम कहते देर आया दुरुस्त आया। मैं दिल्ली पुलिस को इसके खिलाफ रहा हूं हमेशा, लेकिन आज मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं इसलिए कि उन्होंने चंद घंटे में कार्रवाई की। हालांकि तो कपिल मिश्रा गिरफ्तार हो जाने चाहिए थे, गजेंद्र चौहान गिरफ्तार हो जाने चाहिए थे, अनुराग ठाकुर पे कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। ये आपका फलसफा है? बिल्कुल होनी चाहिए थी। अकबर अवैसी ने एक बात कही, हमने कंडेम किया, गलत बात कही थी, हमने कंडेम किया, वो जेल गया, उस पर मुकदमा बना, आज भी चल रहा है मुकदमा, सजा होनी चाहिए। मैं साफ कहता हूं, अगर वारिस पठान ने वो जुमला कहा था, उसको जेल जाना चाहिए, सजा होनी चाहिए। लाइकवाइज अश्वनी उपाध्याय हो या पंकज चौधरी हो, जेल जाना चाहिए। इन पे जिसने कहा था कि भारत के हम चिकन नेक काट देंगे, उस पर तो आप कुछ नहीं बोले। आप तो खुद कह रहे थे मैं 25 लाख लोगों को लेकर जाऊंगा राम मंदिर वाले मामले पर, तब तो आपको कानून की सुध नहीं आई। ठीक है, कपिल मिश्रा बोला, वो भी जेल में रासुका के तहत। ठीक है, कपिल मिश्रा को अप्रिशिएट नहीं किया, वो भी जेल में। कपिल मिश्रा, कपिल मिश्रा तकलीफ है अगर अश्वनी उपाध्याय जेल, वो कह रहे हैं अगर अकबरुद्दीन ओवैसी जेल जा सकते हैं, उनपे उनको पुलिस उठा के लेके जा सकती है, तो अश्विनी उपाध्याय को क्यों नहीं? तारीफ करें। उन्होंने बोला मैं पहली बार दिल्ली पुलिस की तारीफ कर रहा हूं, अपने जीवन में कुछ अच्छा काम कर दिया है। कपिल जीवन नहीं अच्छी बात है इनकी तारीफ। नहीं, देखिए, असदुद्दीन ओवैसी और अश्विनी उपाध्याय की कोई तुलना नहीं है। ओवैसी जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, जिस प्रकार के काम करते हैं, कमलेश तिवारी की मृत्यु पे उनका जो बेहुदा डांस था वो पूरे देश ने देखा। और अश्विनी उपाध्याय भारत के सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हैं, वहां पे खड़े होकर जनहित याचिकाओं के माध्यम से समाज और देश में बदलाव की बात करते हैं। इन दो लोगों की कोई तुलना नहीं की जा सकती। आप सड़क चलते किसी भी आदमी से सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए किसी वकील की तुलना नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि अगर आपको ही रोका जाता, आपने जो बोला था आप ही को रोका जाता, आप ही को अंदर बंद कर दिया जाता, तो किसी की हिम्मत नहीं होती। उसके बाद अनुराग ठाकुर पर कार्रवाई हो जाती तो कोई किसी की हिम्मत नहीं होती। इस प्रकार के इनको और इनके पूरे गैंग को इस प्रकार के सपने लेने की पूरी आजादी है। इन्होंने भारत की सुप्रीम कोर्ट में, अदालतों में हर तरह से और पूरे इंटरनेशनल हर तरह का छल कपट झूठ षड्यंत्र करके देख लिया। ना ये कपिल मिश्रा का कुछ बिगाड़ पाए, ना ये अश्विनी उपाध्याय का कुछ बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि हम सत्य के साथ खड़े हैं, हम कानून के साथ खड़े हैं और अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। और आपकी बदकिस्मती अभी बहुत लंबी चलने वाली है, आपकी बदकिस्मती बहुत लंबी चलने वाली है, आपकी बदकिस्मती बहुत लंबी चलने वाली है। देखते हैं, आपकी बदकिस्मती अभी रहेगी। नहीं, मुझे लग गया है, अपनी किस्मत में, आपने अपनी किस्मत के दिन आपके लग गए, अपनी किस्मत में आपके दिन लग गए हैं। आतंकियों का साथ देना आपने अपनी किस्मत में लिखा है, झूठ का साथ देना आपने अपनी किस्मत में लिखा है, आपने झूठ और आतंकियों का साथ देना अपनी किस्मत में लिखा है। इसीलिए आपकी बदकिस्मती के दिन आए हैं। झुकने की, मेरे को मत डराओ, मेरे को डराओ मत, मेरे को मत डराओ, क्योंकि टीवी पे ये भाषा बोलने वाले बहुत मैंने देखे। क्या करोगे, क्या करोगे?
तुम देख लो। अरे जेल लेकिन मैं फिर से ये जाओगे कहना और क्या चाहता हूं कर कि रहे हैं? आज जो जेल ताहिर जाओगे, हुसैन जैसे लोग जेल MSA बैठे जेलोगे, ताहिर यही हुसैन होगा। जैसे जो लोग बैठे हैं उनका अरे समर्थन ताहिर करने हुसैन वाले की लोग जमानत आप होके जैसे आने लोग वाला है हैं। बाहर। ताहिर हुसैन जैसे लोगों का ताहिर हुसैन समर्थन भी करने बाहर वाले- आने वाला है जमानत होके, बेफिक्र रहो। तुम्हारे झूठ तो यानी बोलने कि वाले आप ताहिर सारे, हुसैन का समर्थन कर और रहे हो तुम इस जेल चैनल जाने पे। वाले हो, अगला आप नंबर ताहिर तुम्हारा हुसैन है। का समर्थन कर रहे हो इस शुरू चैनल हो पे। गया है। इस चैनल पे आप ताहिर हुसैन का समर्थन कर रहे हो। ताहिर कपिल हुसैन मिश्रा का के दिन समर्थन लग कर रहे हो गए। इस चैनल पे। अभी एक बात तक बोलो, MLA तक का मैं टिकट नहीं मिल खुलेआम पाएगा। पूछ रहा हूँ, चाहे जितना इस कोशिश कर चैनल लो, पे ताहिर बीजेपी हुसैन का का MLA समर्थन का कर टिकट रहे हो भी नहीं क्या? मिल रहा है। इस चैनल पे ताहिर हाँ, हुसैन कर रहा का हूं। समर्थन कर रहे हो क्या? इस चैनल पे बिल्कुल डंके कर की रहा चोट हूं। पे पूछ रहा हूँ। कर रहे हो तो कर तुम रहा हूं। आतंकवादी हो, डंके गद्दार की हो, चोट पे कर रहा नमक हूं। हराम हो, और बेकसूर तुम भी है। ताहिर हुसैन की तरह जेल में बेकसूर जाओगे। है। ताहिर हुसैन का हर समर्थन बेकसूर करने है। वाला तुम आतंकवादी है। देशद्रोही हो। ताहिर हुसैन का समर्थन तुम करने वाला देशद्रोही हो। गद्दार है। तुम ताहिर गद्दार हो हुसैन इस का देश समर्थन के। करने वाले तुमने कुचले इस देश जाएंगे। में फिसादात ताहिर बर्पा हुसैन किए का हैं। समर्थन करने तुम वाले कातिलों जेल में से हो। जाएंगे। तुमने और तुम्हारी 59 ये लोगों का गालियां, कत्ल करवाया तुम्हारी है। ये गालियां तुमने मेरा मेडल हजारों है। करोड़ रुपए की मैं भारत खुश की होता हूँ जब तुम प्रॉपर्टी गाली करवाई देते है। हो। तुम तुम्हारे कातिल हो, जैसे तुम देशद्रोही फिसादी हो। और आतंकी जब तुमको गाली जेल देते हैं जाना तो मुझे चाहिए। खुशी मिलती है। तुम मेरा देशद्रोही मेडल है। हो। तुम्हारी और तुम गालियां मेरा आतंकियों मेडल के है। गुरु हो। तुम्हारी गालियां मेरा आतंकी मेडल नहीं। है। नहीं, तुम्हारी कोई मेडल गालियां नहीं मेरा मिल रहा। मेडल है। अब नहीं तुम्हारी मिलेगा गालियां मेडल भाई साहब। मेरा मेडल अब है। नहीं मिलेगा। तुम्हारी गालियां तुमको मेरा मेडल MLA है। का टिकट क्योंकि मिलने की तुम और औकात तुम्हारे नहीं है। जैसे देशद्रोही लोग कॉर्पोरेशन का कपिल टिकट मिश्रा मिलने से की डरते औकात हैं। नहीं है। कपिल मिश्रा को नंबर गाली क्या देते जितने हैं। बढ़ाने की कोशिश अश्विनी कर लो। उपाध्याय से अरे डरते हैं। लोगों को कत्ल अश्विनी करके उपाध्याय को गाली कॉर्पोरेशन का देते हैं। टिकट लेना क्योंकि चाहते हो। तुम्हारा जो इससे सपना ज्यादा तुच्छ इस क्या देश हो को सकता तोड़ने है? का है, इससे हिंदुओं ज्यादा के खिलाफ नीच काम पद क्या करने हो का सकता है, है? उसके रास्ते में 59 दीवार लोगों बन के को खड़ा कत्ल है करके, कपिल मिश्रा। 59 तुम्हारी लोगों ये को कत्ल बेहूदगी, करके अपनी तुम्हारी ये राजनीति गाली चमकाना चाहते मेरा हो। मेडल वो है। भी नफरत याद की रखना, राजनीति। ये मेरा इससे मेडल है। ज्यादा- इसको इससे मैं ज्यादा गर्व से, नीचता कुछ नहीं तुम्हारी हो सकती। गालियों को मैं गर्व भारत के के साथ सबसे स्वीकार करता नीच लोगों हूँ। में तुम्हारी से हर एक एक गाली कपिल को मिश्रा मुझे है। गर्व होता है भारत के कि तुम्हारे सबसे जैसे नीच लोग लोगों जब में ये तड़पते देखो, हैं, मेडल जब लेते जाओ। खिसकते हैं, जब चिल्लाते हैं मेडल तो लेते कपिल जाओ। मिश्रा को गाली मेडल देते हैं। लेते ये जाओ। मेरा गर्व भारत का है। ये मेरा सबसे गर्व नीच है। लोगों में से एक तुम्हारी ये कपिल गालियां मिश्रा मेरा है, गर्व जो है। 59 लोगों को Yes, कत्ल करके तुम्हारे लिए गर्व मैं का नीच ऐलान हूँ करता क्योंकि है। तुम्हारे लिए ताहिर 59 हुसैन लोगों को महान कत्ल है। करके तुम्हारे लेकिन- लिए मैं लेकिन नीच हूँ तस्लीम रवानी, क्योंकि तस्लीम तुम्हारे लिए रवानी। अफजल गुरु महान है। बच्चों तुम्हारे आप- लिए मैं नीच आप हूँ ताहिर क्योंकि हुसैन के तुम्हारे समर्थन में लिए कैसे आ सकते हैं? जिस बुरहान व्यक्ति के घर पर जिस व्यक्ति के घर पे तेजाब मिला हो, जिस व्यक्ति के घर पे पत्थर मिले हो, अगर आप अश्विनी उपाध्याय के घर पर तो कुछ मिला नहीं है, उन्होंने तो खुद नारे भी नहीं लगाए। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कराया, आगे कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगा, जिस पर सबका सम्मान है, जिसका सबको भरोसा है। लेकिन ताहिर हुसैन जिसके घर से सब कुछ मिला, आप उसके समर्थन में खड़े हो जाते हो तो आपका अपना पॉइंट कमजोर हो जाता है ना। ताहिर हुसैन के समर्थन में आप खड़े हो जाते हो। जिस व्यक्ति के घर पे तेजाब मिला, तेजाब की बोतलें मिली, नुकीले पत्थर मिले और क्या कुछ नहीं मिला, उसके अगल बगल के घर डल गए। जब आप उसके समर्थन में खड़े जाते हो तो आप तो वीक फुट पे आ जाते हो ना अपने आप ही। ये इनका सच है। देने वाला है जिसने मैक्सिमम। अरे जमानत तो सबका अधिकार होता है, जमानत मिल जाएगी, लेकिन आरोप थोड़ी बरी, आरोपों से थोड़ी बरी हो जाएगा। सवाल उसके घर पे कुछ मिला, उसके मकान पे जो कुछ मिला, उससे जमानत अभी मिली नहीं है ना। अरे ये आप तो वही बात कर रहे हैं कि याकूब मेनन आतंकवादी नहीं था। कमाल की बात है। आपसे कहता हूं कि आप इन सवालों को कहीं इकट्ठा करके रख लीजिए। ताहिर हुसैन की जमानत हो जाए तो अदालत में एक अलग से याचिका डालिएगा। अगर तब तक अश्विनी उपाध्याय की जमानत हो जाए, उन्हीं से डलवा दीजिएगा। और ये सारे सवाल आप अदालत से बाहर रहने वाले, ना ताहिर हुसैन बाहर निकलने वाला और ना तुम ज्यादा दिन बाहर रहने वाले जहरीली सोच के, आतंकी सोच के लोगों। चलिए, तुम्हें भी जेल में मैं तो जाना है, तुम भी ताहिर हुसैन के पास ही जाओगे। तुम्हारी जैसी सोच के लोग बुरहान वानी बनाते हैं, तुम्हारी जैसे सोच के लोग अफजल गुरु बनाते हैं, और तुम्हारी जैसे सोच के लोग कसाब देखिए, पैदा मुझे करते लगता है हैं। कि ये तुम्हारी सोच है जो कसाब पैदा करती है, बुरहान वानी पैदा करती है। मुझे लगता है कि इस विषय पर देखिए टॉपिक पे रहना चाहिए, सब मर्यादित बात करें, मेरा निवेदन है। देखिए, इसको अगर आप हिंदू मुसलमान में पूरे बहस को बदल देंगे तो उसका कुछ निचोड़ नहीं निकल के आएगा। मेरे साथ फिरोज बख्त है। फिरोज बख्त साहब, आप तो वहां पे मौजूद थे, आपकी तो आंखों देखी है, आपकी गवाही मैं लेना चाहता हूं इस कार्यक्रम में। आखिरकार क्या हुआ था, जरा संक्षेप में बताइए। हाँ, देखिए, मैं चाहूंगा कि आप जिम्मेदार आदमी हैं, आप चांसलर हैं मनु के, बताइए। हाँ नहीं, बट आई जस्ट वांट कि कोई हैकल ना करे। मैं पूरा वाकया बताता हूँ। देखिए, जो हमारे उपाध्याय जी हैं, अश्विनी उपाध्याय एक बहुत ही शरीफुल नफ्स आदमी है। मैं उनको काफी रोज से जानता हूँ।
अभी मैं इनको सुन रहा था, कपिल मिश्रा को, ये भी उनको जानते हैं, लेकिन उनसे पहले से मैं इनको जानता हूं, उपाध्याय जी को। इनका एक मेरे पास नोट आया कि इस तरह से एक देश को जोड़ने की एक आंदोलन वो चला रहे हैं, सबको जोड़ने की, वो मीटिंग में आ पाई है। तो मैं 10 बजे पिछले संडे 8 अगस्त को वहां उनके स्टेज पे पहुंच गया। बोलने वाले बहुत थे, मुझे भी बोलना था, लेकिन इत्तेफाक से वक्त की कमी रह गई। हो सकता है मैं बोलता तो जिन लोगों ने जहर उगलाया वहां रोड पे, मेरी बात सुन के शायद वो अपने को सुधार लेते, नहीं करते। तो 10 बजे मैं वहां था, 11:50 पे मैं चला गया, और मोस्टली ज्यादातर उसमें कपिल मिश्रा जी बोले, कपिल मिश्रा कह रहा हूं, उपाध्याय जी बोले, उनके कुछ दोस्त बोले, और जो भी बोला, कहीं कोई नारेबाजी नहीं हुई, कहीं कोई किसी ने जहर नहीं उगला। मैं मतलब 11:50 तक बहुत अच्छी ये मीटिंग चली, लोगों ने भी इसकी बड़ी तारीफ करी। और उसके बाद जब 11:50 पे उन्होंने ऐलान कर दिया था उपाध्याय जी ने कि अब ये पुलिस ने हमारे वो हटा दिए हैं माइक्स जो हैं, अब आप सब लोग अब शांति रूप से घर चले जाइए। तो सब लोग घर चले गए, तकरीबन 12 बजे तक वो भी घर चले गए। 11:50 पे तो मैं आ गया था, फिर बारिश आ गई। तो ये जो एक इनके खिलाफ एक महाज खड़ा किया है कुछ लोगों ने, एक लॉबी है जो कपिल जो इनके खिलाफ हैं, उपाध्याय जी के, अश्वनी उपाध्याय जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एक बात कह दूं अमीश जी, ये जो उपाध्याय हैं, लॉ ब्रेकर, ही इज अ लॉ मेकर। ये सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये जो सिविल कोड है, कॉमन सिविल कोड, उसकी बात कर रहे हैं, ये पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने के जो बहुत घिसे पिटे और गलत किस्म के कानून हैं, जो कि हम सब के आपके हमारे खिलाफ हैं। तो ये नारे किससे लगा दिया आकर? इन्होंने पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट की थी। फिर ये नारे कहां से लगे, कितने बजे? ये नारे के आपकी जानकारी के अनुसार ये नारे कितने बजे लगे? बता रहा हूं, ये नारे मेरी जानकारी के अनुसार 3 या 4 बजे के बीच में लगे। 8-10 लोग, मेरा ख्याल ये है, देखिए बहुत सा ये सरकार के खिलाफ कुछ ऐसा भी सिलसिला चला रहे हैं लोग जो एंटी गवर्नमेंट, एंटी मोदी हैं, कि भगवा कपड़े पहना करके कुछ लोगों को सामने ले आते हैं और वो जो है इस तरह के नारे लगाते हैं। उन नारों के साथ कोई नहीं है, ना कपिल मिश्रा है, ना अमित, ना अमीश जी हैं, ना मैं हूं, और ना ही हमारे तस्लीम रहमानी है। वो खतरनाक नारे थे। भारत बहुत अच्छा मुल्क है, यहाँ साझा विरासत से हम रहते हैं, गंगा जमनी तहजीब से रहते हैं। उन नारों के साथ कोई नहीं है। लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा बबांगे दहल और डंके की चोट पे, कि पुलिस से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर पुलिस वाले, अगर डीसीपी उस मल्होत्रा साहब मेरी बात सुन रहे हैं, उनको फौरन से पेशतर छोड़ दीजिए। जो आपको इंक्वायरी करनी है उपाध्याय जी के खिलाफ, जो भी करना है, उपाध्याय ने जो भी कुछ बोला उसमें कोई भी चीज ना तो एंटी मुस्लिम थी, ना एंटी नेशनल थी। देखिए ये तो तस्लीम रहमानी, के लिए फिरोज बख्त अहमद को तो, कपिल मिश्रा बने रहिए हमारे साथ, फिरोज बख्त अहमद को तो साजिश की बुआ रही है, कह रही है कुछ लोगों को भगवा कपड़े पहनाकर इस तरह के नारे लगवा दिए जा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक मैं वहां पे था 1 घंटे 50 मिनट तक, तब तक कोई इस तरह के नारे नहीं लगाए गए थे। अश्विनी उपाध्याय ने ये नारे लगाए हैं, इसकी तो कोई तकरीर नहीं कर रहा, और हमने विजुअल में भी नहीं देखा। अगर उन्होंने नारे लगाए होते तो तस्वीरों में होता वो। अमीश, एक बात मैं सबसे पहले अर्ज कर दूं कि जो ब्रिटिश लॉ है, ब्रिटिश लॉ के खिलाफ हम भी हैं। अश्वनी उपाध्याय से मेरी 10 बार डिबेट हुई है, आपके चैनल पे भी हुई होगी, दूसरे चैनल्स पे भी, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी, पॉपुलेशन पे भी। और आपको मालूम है मैं पॉपुलेशन कंट्रोल का हामी मैं भी हूँ कि कानून आना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ड्राफ्ट आना चाहिए, ब्लूप्रिंट आना चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए, इसका भी मैं हामी हूँ। तो हमारी खूब बहस हुई है, टेलीविजन पे भी, टेलीविजन के बाहर भी हुई है। लेकिन इसका अगर उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया होता तो मैं भी जाता, लेकिन उन लोगों की तो इंटेंशन ये सब कुछ थी, तो हम जैसे लोगों को बुला क्यों बुलाते? ब्रिटिश लॉ के हम भी खिलाफ हैं, हम भी जाते वहां। लेकिन एक बात याद रखिए कि नूरी फाउंडेशन ने जब बंबई में एक इजलास बुलाया था और वहां पर हंगामा हुआ और वहां पर डिस्टर्बेंसेस हुए, तो वो डिस्पर्सिंग मॉब था जो जिसने वो सारा डिस्टर्बेंस किया था, तो केस नूरी फाउंडेशन के खिलाफ बना था। लोग नूरी फाउंडेशन के ओहदेदारान उसमें गिरफ्तार हुए थे, ऑर्गेनाइजर्स उसमें गिरफ्तार हुए थे। और ये पुलिस का कानून है कि डिस्पर्सिंग मॉब भी अगर वायलेंट हो जाता है या कोई गलत एंटी नेशनल एक्टिविटी करता है तो ऑर्गेनाइजर उसका जिम्मेदार होता है। और ऑर्गेनाइजर अश्वनी उपाध्याय थे, नारे उन्होंने लगाए या नहीं लगाए इससे फर्क नहीं पड़ता। उनके मौत में 5,000 लोग इकट्ठा हुए विदाउट फिरोज बख्त साहब, रहमानी साहब आपने अपनी बात कर रखा। फिरोज बख्त जी 40 सेकंड घंटे बाद अगर 10
अगर उनके जाने के बाद 10 लोग इस तरह से एंटी नेशनल और एंटी मुस्लिम नारे लगाएं तो उसकी जिम्मेदारी उपाध्याय की नहीं है। उस तरह से तो आप ये देखिए कि ये टिकैत साहब हैं, टिकैत एंटी नेशनल, एंटी मोदी, एंटी गवर्नेंस बैठे हुए, सड़कें रोकी हुई हैं, उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये कोई तरीका थोड़ी है। सड़क अश्वनी उपाध्याय इज अ लॉ मेकर, ही इज नॉट अ लॉ ब्रेकर। मेकर नहीं है, लॉ मेकर नहीं है, उनके लॉ प्रेजेंटर हैं। लॉ मेकर कहते हैं उनको जो पार्लियामेंट और असेंबली में होते हैं, उन्हें कहते हैं लॉ मेकर। मेरी बात सुनिए, उन्होंने 110, उन्होंने सुनिए मेरी बात, ही इज अ लॉ मेकर क्योंकि उन्होंने 110 पीआईएल लगाई हुई हैं। कपिल मिश्रा कह रहे थे 101 पीआईएल डाली हैं, 110 पीआईएल डाली हैं। कोई भी पर्सनल नहीं है, सारी पीआईएल इन नेशनल इन पब्लिक इंटरेस्ट हैं, वो आपके और हमारे उसमें हैं। वो हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, अरे सुनिए रहमानी साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, मोदी की हिमायत और कृपा से आप चांसलर बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि लेकिन इस तरह का जहर मत घोलिए समाज में। आप मत लगाइए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, हिंदी अंग्रेजी में एक्सपर्ट हैं, लेकिन जिस तरह के बयान आप देते हैं उससे क्या है, समाज टूटता है। आप यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं भाई, आप सोसाइटी ब्रेकर हैं, ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आप लफ्जों की चीरफाड़ में मत जाइए। आप मेरी बात सुनिए। अश्वनी उपाध्याय को मैं आपसे नहीं, मैं उनको बहुत दिनों से जानता हूं। अश्वनी उपाध्याय जैसा शरीफुल नफ्स आदमी और कायदे कानून को समझने वाला और कायदे पे चलने वाला आदमी, मैं बिल्कुल जानता हूं उनको, ठीक है। हाँ सुनिए, मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप भी उतने ही शरीफुल नफ्स हो जाएं जैसे वो अश्वनी उपाध्याय हैं। मैं तो ये दुआ करता हूँ। और सुनिए, आप जहर मत उगलिए, आपकी आदत है, आप जहर उगलते हैं, आपकी आदत है कि आप आग लगाते हैं। आप जैसे लोगों की वजह से हिंदुस्तानी मुसलमान, आम हिंदुस्तानी मुसलमान उसका खमियाजा भुगतता है। आप जिस तरह के मुसलमान आप हैं, उससे सारे मुसलमानों को तकलीफ पहुंच रही है। लोग मुसलमानों को शुकूक की निगाह से देखते हैं। मैं कहना चाहूंगा आपसे, आप पढ़े लिखे हैं, आप सही रास्ते पे चलिए। बदल लेते आपको आपकी सारी दुकानदारी आपके नाम से चलती है, इसलिए आप अपना नाम नहीं बदल रहे, वरना नाम बदल चुके। दुकानदारी तो देखिए अल्लाह का शुक्र है, मेरी दुकानदारी है, मेरी दुकानदारी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ है। मेरी दुकानदारी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ है। आपकी दुकानदारी तुर्कियों के साथ है। आप तुर्की से पैसा लाते हैं, आप मिडिल ईस्ट से पैसा लाते हैं, आप अरब ममालिक के जो किंग हैं, जो अरब ममालिक के जो अरब, सुनिए, आप बिकते हैं अरब ममालिक में कि हिंदुस्तान की बुराई करो, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश पैदा करो, किसानों को जो है बॉर्डर पे बिठाओ, सड़कें रोको। आप हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आप पैसा लेके, आप फंडिंग लेके, आप पीएफआई के नेता हैं, आप पीएफआई के लिए फंडिंग लेके आपने झगड़े करवाए यूपी में। आपको पता है कि यूपी में जो आग लगाई, आगजनी हुई, उसमें पीएफआई के अकाउंट में आप जैसे लोगों ने करोड़ों रुपए दिए हुए थे। आप पैसा लेते हैं तुर्की से, आप पैसा लेते हैं विषय पे रहते हैं। अगर लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अगर इंटेलिजेंस वाले मेरी बात सुन रहे हैं, तो आपकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। आप कहां से फंडिंग लेते हैं? तुर्की से लेते हैं, सऊदी अरब से लेते हैं। हाँ, यही तो है। आप बताएंगे इंटेलिजेंस को? बिल्कुल, इंटेलिजेंस अंधी रहती है। आपने पीएफआई से 1.25 करोड़ रुपया लेके यूपी के अंदर दंगे करवाए। आपने शाहीन बाग में जो औरतें हैं, जो बेचारी भोली भाली मुस्लिम औरतें हैं, उनको तमाम सर्दी के अंदर वहां बिठा करके उनको आपने इस्तेमाल किया। आखिरकार भड़काऊ तंत्र का जिम्मेदार कौन है? सुबुई खान, एक सेकंड, सुबुई खान को सुन लेते हैं। ऐसे नारे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, जो नारे उस कार्यक्रम के बाद लगे या पहले लगे, इसकी जानकारी हमें नहीं है, जिसकी जांच हो रही है। जी, ये तो गलत है। जी अमीश, सबसे पहले तो मैं पूरी तरह अपना समर्थन अश्वनी उपाध्याय जी के लिए यहाँ पे देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये जरूर बोलना चाहती हूँ कि सदियों के इस्लामिक आक्रमण ने भारत का इतना नुकसान नहीं किया जितने कुछ सालों की ब्रिटिश हुकूमत और विधर्मी
पार्टियों ने किया है। हमारी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, वैधानिक व्यवस्थाएं ऐसी बनाई गई जो भारत को तोड़ती है। अश्वनी उपाध्याय जी ने 5 काले कानूनों को हटवाने की मांग करी, कोई गुनाह नहीं कर दिया उन्होंने, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा दोष है कि वो हिंदू हैं। इस देश में हिंदू होना आज की डेट में अपराध है। जंतर मंतर पे किसी भी समुदाय के खिलाफ नारे लगे, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं, लेकिन कुछ लोगों का दोहरा चरित्र और छद्म पंथ निरपेक्षता में आज एक्सपोज करूंगी। अमीश, काश इन लोगों ने आवाज उठाई होती जब वारिस पठान ने 15 करोड़ बनाम 80 करोड़ बोला था। काश आप लोगों ने तब आवाज उठाई होती जब हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की छाती पर के नारे लगे थे। काश एएमयू के वाइस चांसलर या पढ़े लिखे प्रोफेसर आके उसको कंडेम करते तो मैं एएमयू को एक यूनिवर्सिटी मानती, अलगाववाद का अड्डा नहीं मानती। काश आप लोगों ने कभी इस देश में हुए हुए मंदिर विध्वंस के खिलाफ बोला होता, हिंदुओं के मास रेप, मर्डर, स्लॉटर के खिलाफ बोला होता। काश आप लोगों ने कभी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई होती। आज आपने बोला कि यति नरसिम्हानंद जी ने प्रॉफिट मोहम्मद की बेइज्जती करी। आप शायद ये भूल गए हैं कि उसी दासना मंदिर के साधु नरेशानंद सरस्वती जी के ऊपर हमला हुआ है। उनका गला उस पर आप एक शब्द नहीं बोल सकते, लेकिन नरसिम्हानंद के खिलाफ वो भी आया था इतवार को। हिम्मत नहीं है वो अपनी जिंदगी की आखिरी हिम्मत नहीं है अनुराग ठाकुर के खिलाफ बोलने की, क्योंकि आप उनके इशारों पर थिरकती हैं मैडम। आप में हिम्मत नहीं है सर बोलने की। देश को गलत को आप में अनुराग ठाकुर के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है, आप में उस जानवर के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन आप इस्लाम को बदनाम करने के लिए झूठा चोला उतार दीजिए। आप देश जानता है कि आप मुसलमान नहीं है, देश जानता है कि आप मुसलमान नहीं है। देश को मत दिखाइए, दोहरा चरित्र मत दिखाइए। आपका चरित्र सब जान चुके हैं, आपका चरित्र बेनकाब हो चुका है, आपका चरित्र बेनकाब हो चुका है, आपके ऊपर नारों का फर्क पड़ता है, आपका चरित्र बेनकाब हो चुका है कि अनुराग ठाकुर से सवाल नहीं कर सकती, आप संघ परिवार के लोगों से सवाल नहीं कर सकती, आप नफरत फैलाने वालों से सवाल नहीं कर सकती। आपका चरित्र बेनकाब हो गया है कि आप संघ की मानसिकता में डूबकर नफरत की दुकान चला रही है। सिर्फ आप बेनकाब हो गए हैं, देश जाग चुका है, नफरत की दुकान चला रही है मैडम। आप इस देश जानता है कि आप मुसलमान नहीं है, सब जानते हैं कि यू आर नॉट मुस्लिम, सब जानते हैं कि आप मुसलमान है ही नहीं है। आप खाली मुसलमान नाम रख करके हिंदुत्व के इशारे पर थिरक रही हैं और कुछ नहीं, सब जानते हैं। क्या भाषा है ये क्या भाषा है, ये क्या भाषा है कि आप मुसलमान नाम रख के हिंदुत्व के इशारे पे थिरक रही हैं? एक महिला के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना शादाब नहीं। एक सेकेंड देखिए, आपको सुबुई खान जो बात कह रही है उस पर आपत्ति हो सकती है, उसको कायदे से आप अपनी आपत्ति को दर्ज कराइए। आप मुसलमान नाम रख के, पहले तो आप किसी को सर्टिफिकेट नहीं देने वाले कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, आप कोई नहीं होते शादाब चौहान इसको सर्टिफिकेट देने वाले। उसके ऊपर यह बोलना आप थिरक रही हैं मुसलमान रख के, मुसलमान नाम रख के हिंदुओं के इशारे पर, क्या होता है थिरकना? क्या भाषा है ये शादाब? ये एक महिला के सामने आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे? मैं जानना चाहता हूं आपसे अमीश जी क्यों आप इस भाषा का प्रयोग करेंगे? बताइए ना आप मुझे, नहीं क्यों आपने इस भाषा का प्रयोग करा? आप विषय को छोड़िए थोड़ी देर के लिए, सही है सुबुई, गलत है, आप उस विषय पे मत आइए, लेकिन पॉइंट क्या है? आप बोल रहे हैं कि सुबुई खान मुसलमान नाम रख के हिंदुओं के इशारे पे थिरक रही हैं। एक महिला को आप इस तरह की बात कह सकते हैं? यह आपत्तिजनक क्यों नहीं है? यह आपत्तिजनक क्यों नहीं है आपके लिए शादाब? हम सीता रूपी महिला का सम्मान करते हैं और ताड़का रूपी महिला का सम्मान तो श्री राम ने नहीं सिखाया है। अगर कोई अत्याचार करेगा, झूठ बात करेगा, ना कोई सीता ना कोई ताड़का है। एक सेकेंड, अगर आप रामायण की बात करें, ना कोई यहाँ सीता है, ना कोई यहाँ, ना कोई ये ताड़का है। ये रामायण का कार्यक्रम नहीं हो रहा, ये कार्यक्रम जिसपे हो रहा है उसमें बोलिए आप। यहाँ आपको ताड़का और माता सीता याद आ रही है? अमीश जी, मैं कह रहा हूं कि मेरे भगवान शंकर को भी याद कर लीजिए कि महिला के अपमान में उन्होंने क्या कर दिया था। सोच के देखिएगा। आप इन शब्दों का, आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? वो थिरक रही है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आई एम अपॉल्ड। मुझे दुख है आपने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। अमीश जी, और सोशल मीडिया पर इसका आउटरीच है। मुझे आपत्ति है इन शब्दों के ऊपर। आपने एक महिला के लिए बोला कि आप थिरक रही हैं अमीश जी किसी और धर्म के इशारे पर। विषय यह है कि आप अपनी बात रखिए, लेकिन दूसरे आदमी को इन शब्दों से सम्मानित कर कर आप अपनी बात को ऊपर नहीं कर सकते। इसलिए आइंदा से ध्यान रखिएगा और माफी मांगिए।
आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया। निश्चित हम महिलाओं का सम्मान हमारे लिए प्रायोरिटी है और रहेगा, क्योंकि हम लोग न्याय प्रिय ये लोग। सब मत बताइए आपके लिए क्या प्रायोरिटी है और क्या प्रायोरिटी नहीं है। आप राजनीतिक मंच पे भाषण नहीं दे रहे, आपके लिए क्या प्रायोरिटी है दिख गया मुझे अभी थोड़ी देर पहले। क्या नाचना गलत बात है? क्या नाचना गलत बात है? आपने जिस संदर्भ में बोला वो गलत है। ना नाचना गलत बात है, ना गाना गलत बात है। जिस संदर्भ में बोला वो गलत है। जिस संदर्भ में आपने बोला वो संदर्भ गलत है, और संदर्भ गलत का मतलब गलत हो। जज कर दिया मेरे संदर्भ को। मेरे संदर्भ आपका संदर्भ क्या था वो देश ने सुना और देश जवाब देगा इसका आपको। लोगों को जज नहीं किया। मेरा संदर्भ समझ में आ गया, अनुराग ठाकुर का संदर्भ समझ में नहीं आया। ये क्या कौन सी बात है? मेरा आप दिल की बात जान लेते हैं, लेकिन अनुराग संदर्भ आपने जो बोला वो सबके सामने आया। शादाब चौहान, अब वक्त बर्बाद मत करो अपनी बात पे क्लैरिफाई देने के लिए। सुबोई जी जी अमीश, सबसे पहले तो मैं शादाब चौहान को बार बार ये ट्यूशन देती हूँ, आज फिर ये ट्यूशन दूंगी कि आप हिंदू को मुझसे अलग करने की कोशिश मत किया करिए। मैं बार बार बोलती हूँ, माय नेम इज खान एंड आई एम अ प्राउड हिंदू। हिंदू मेरी संस्कृति है, मेरी राष्ट्रीय पहचान है, तो मैं उसके लिए हमेशा अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक लड़ूंगी। दूसरी बात, अगर आज प्रॉफिट मोहम्मद का अपमान हो रहा है तो आप जैसे मुसलमानों के कारण, अगर इस्लाम पे उंगली उठ रही है तो आप जैसे मुसलमानों के कारण, अगर समुदाय विशेष के विरुद्ध नारे लग रहे हैं तो आप जैसे मुसलमानों के कारण। नहीं, उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं सुबोई? नहीं सुबोई, किसी समुदाय विशेष के खिलाफ अगर नारे लगे तो उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और मेरा मंच तो मत इस्तेमाल करिए उसको जस्टिफाई करने के लिए। कोई गलत व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उसके लिए समुदाय विशेष को टारगेट नहीं किया जा सकता। मेरा पॉइंट ये है। अमीश, ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों दिखाते हैं? सिलेक्टिव आउटरीच की आप बात करिए, सिलेक्टिव आउटरीच की बात करिए। आप बोले किसी के ईस्ट को आप कुछ बोले, मुझे उस पर आपत्ति है और मैं वो नहीं बोलने दूंगा, वो जायज नहीं। अमीश, आप बहुत, मैं उसका सम्मान करती हूँ, वही हमारी संस्कृति है अमीश। अपने लिए अभिमान, दूसरे के लिए सम्मान, यही भारतीय संस्कृति है। लेकिन हमारी अच्छाई को इन लोगों ने मजाक बना रखा है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ कि अगर जंतर मंतर पे लगे समुदाय विशेष के सिर्फ नारे हमें बुरे लग रहे हैं, तो साधु नरेशानंद सरस्वती जी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं, उनके लिए दो शब्द इनके मुंह से क्यों नहीं निकल रहे हैं? ये सवाल इनसे पूछिए आप। ठीक है, तस्लीम रमानी। देखिए अभी पहली बात तो ये जो सुबुही बैठी हैं, ये कह रही हैं कि हिंदू होना अपराध है। सवाल पूछा है आपसे, एक सवाल पूछा है, उसका जवाब दीजिए, घुमाइए मत। सवाल का जवाब दीजिए रहमानी साहब। सुबुई जी, साधु नरेशानंद सरस्वती जी के ऊपर हमले होने को आप कंडेम करते हैं? ठीक है, जवाब तो सुन लीजिए सुबोई, निवेदन स्वीकार करिए ना, जवाब भी दे दूंगा। सुनिए ना जवाब। मैंने कहा फिरोज बख्त अहमद हों या ये मोहतरमा सुबुही खान हो, इनको लगता है कि हिंदू होना अपराध है, इसलिए ये लोग अब तक आज तक नाम नहीं बदले, और मुस्लिम होने से बड़ा अच्छा मॉनेटरी फायदा अमीश जी, मुझे जवाब देने देना, इसलिए भी नाम नहीं, अदरवाइज तो ये एडमिट करते ही। अरे मॉनेटरी फायदा मेरे कार्यक्रम में सब लोग साथ नहीं बोलते, मेरे कार्यक्रम में सब लोग साथ नहीं बोलते। तस्लीम रमानी का वक्त है, वो बोलेंगे 40 सेकंड, फिर कोई और बोलेगा। ये जो स्वामी नृत्यानंद स्वामी, ये जो सरस्वती है, ये जो सरस्वती है जिसने पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की, क्या सुबुही उसको उस शख्स के इन बदबख्ताना लफ्जों को एंडोर्स करती हैं? क्या वो ये मानती हैं कि जो कुछ स्वामी ने स्वामी के तो नाम को बदनाम करता है, वो उसने जो कुछ कहा वो ठीक था? क्या इसके अलावा जितने लोग इस किस्म की बातें करते रहते हैं, अनुराग ठाकुर टाइप के लोग, अनुराग ठाकुर ने कब ऐसा बोला? अनुराग ठाकुर ने कब ऐसा बोला? बातों को अनुराग ठाकुर ने कब ऐसा बोला? क्या ये एंडोर्स करती हैं? नहीं, अनुराग ठाकुर ने बोला। आप अगर भूल गए तो मैं आपके हाफजे में वापस ला दूं। हाँ, क्या बोला? कि देश के गद्दारों को गोली मारो। उन्होंने गोली मारो किसने बोला? पब्लिक बोल रही थी नीचे से। अनुराग ठाकुर का दोष है वो? नहीं, हाँ यही तो, पब्लिक नहीं बोल रही थी, पब्लिक नहीं बोल रही थी, वो खुद ही बोल रहे थे। देश के गद्दारों की बात हो रही है, देश के गद्दारों को फूलमाला तो चढ़ानी नहीं चाहिए, देश के गद्दारों के साथ क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? जो पार्टी, वो तो देश के गद्दारों की बात करते, देश के गद्दारों के साथ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, आप भी बता दीजिए। तोड़ने वाली ताकतों को ग्लोरीफाई, देश के गद्दारों के साथ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, आप बता दीजिए। पाकिस्तान में मंदिर टूटता है, सुप्रीम कोर्ट 40 लोगों को मुजरिम बना के जेल में डाल देती है और मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन का हुक्म देती है। भारत में मस्जिद को शहीद किया जाता है, शहीद करने वाले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाते, होम मिनिस्टर बन जाते, चीफ मिनिस्टर बन जाते, बड़े बड़े मिनिस्टर। यही फर्क है
हमारे देश अगर दुनिया में तो बदनाम पाकिस्तान हो रहा बेहतर है, आपको लग रहा तो है? इस तो मानसिकता मतलब आपको की वजह से पाकिस्तान हो रहा है बेहतर लग रहा है? कि वाह यहाँ रहमानी साहब, मस्जिदों पाकिस्तान को बेहतर शहीद लग रहा है करने आपको? वाले, भारत से कितनी फिसाद बड़ी बपा स्टेटमेंट दे करने दी आपने वाले, अभी। मुसलमानों को गाली पाकिस्तान देने आपको वाले बेहतर लग रहा है भारत यहाँ से? पर सम्मानित करार पाते हैं, यहाँ मंत्री बनते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ आपने पर वही उनको नहीं वो नहीं glorify देखा, किया जाता है। वो जिस उनके गले मस्जिद में हार को आप पहनाए जाते हैं। बाबरी यहाँ मस्जिद पर कहते थे, उनको वो भगवान scholarship रामलला के दिए मंदिर को जाते तोड़ के ही बनाई यही गई थी। फर्क है। वो रामलला सारी के मंदिर को दुनिया तोड़ के ही बनाई गई सारी थी। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। सारी सिवाय ये दुनिया, भाजपा आपको की लगता है सरकार की। पाकिस्तान भारत से बेहतर है? आपने अभी बोला, मैं भारत आपने पाकिस्तान का कंपैरिजन भारत के साथ करा और पाकिस्तान बेहतर आपको लगता है? क्या वहां कितने परसेंट, एक सेकंड, एक आंकड़े, एक आंकड़ा बता दीजिए ना। वहां आजादी के समय 1901 सेकंड सर, आपने जिस मुल्क को बेहतर बोला, जो मुल्क आपको बेहतर दिख रहा है, एक सेकंड सुनिए बात रहमानी साहब। सुप्रीम कोर्ट ने वहां के कुछ भी क्या हो, मेरी नजर में भारत बेहतर है, पाकिस्तान बेहतर नहीं होगा मेरी नजर में कभी। मैं साफ पूछ रहा हूं। दूसरी बात, एक सेकंड, मेरे को एक रहमानी साहब इतने उत्तेजित और नाराज क्यों हो रहे हैं? आप ही ने बोला ना पाकिस्तान बेहतर है, तो पाकिस्तान बेहतर जिस आंख से आपको लगता है, मैं जिस मुंह से आपने बोला पाकिस्तान बेहतर है, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैंने जुर्म किया, रहमानी साहब, अदालत कहती है नहीं ये मुजरिम नहीं है। एक सेकंड भाई साहब, सुन लीजिए, ऑडियो को डाउन कर रहा हूं आपके। सवाल सुनिए, इत्मीनान से सुनिए, जल्दबाजी क्यों है? आपने बोला पाकिस्तान बेहतर है, देखिए वहां की सुप्रीम कोर्ट क्या कर देती है। आप मुझे बताइए, भारत में कितने, एक सेकंड ये बताइए, पाकिस्तान में कितने परसेंट हिंदू थे जब देश आजाद हुआ? जब देश का बंटवारा हुआ कितने परसेंट हिंदू थे? कितने परसेंट सिख थे? आज कितने बचे हैं? बताइए, बेहतर मुल्क के आंकड़े बताइए ना, जो मुल्क आपको आदर्श मुल्क दिख रहा है उसके आंकड़े बताइए। एक भी हिंदू वहां नहीं रहता, अगर एक भी हिंदू वहां नहीं रहता, इसके बावजूद वहां पुराने मंदिर मौजूद हैं। अगर कोई शरीर आदमी वहां मंदिर को आपको पता है तो जेल जाता है। और आपको पता है 47 में 15% हिंदू आबादी थी वहां पर, आज 1.5% से भी कम है, जिसका कोई वालिस नहीं है। लड़की बच्चियों को उठा के चले जाते हैं। कटाश राज मंदिर का हाल आप भूल गए? कटाश राज मंदिर का हाल क्या हुआ? पाकिस्तान के अंदर सिद्धियों की जो कुलदेवी थी उसका हश्र क्या किया गया, वो आप हाल भूल गए? ये पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं मेरे कार्यक्रम में बैठकर, और ये देश की जनता सुन भी रही है उस बात को। कत्ल करके, और फिर आप कहते हैं मेरा मुल्क खराब है, फिर आप कहते हैं मेरा मुल्क खराब है और पाकिस्तान बेहतर है। रहमानी साहब, आपसे उम्मीद नहीं थी। आपको पाकिस्तान बेहतर दिख रहा है भारत से? ना सिख बचे, ना हिंदू बचे, ना कोई बचा वहां पर, और आपको पाकिस्तान बेहतर दिख रहा है, और यहां का सांप्रदायिक सौहार्द आपको बेहतर नहीं दिखता। क्या कहिएगा इसके बाद? अब मुसलमान करके कत्लेआम मचाती है, मस्जिदों को शहीद करती है। मुझे उनसे दुश्मनी है, मुझे उनसे मुखालफत है और करता रहूंगा। आपने अपनी बात को रख लिया, आपने अपनी बात को रख लिया। फिरोज वक्त, आपने सुना अभी क्या हुआ? हाँ, मैं एक छोटी सी बात, मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा। थोड़ा रहमानी साहब बहुत बोल लिए, मुझे पता है आपको माइक बहुत प्यारा है, आप मुस्तकिल बोलते रहते हैं। मेरी बात सुन लीजिए। पहले तो मैं शादाब से कहना चाहूंगा, शादाब मियां, आप मेरे बेटे की तरह हैं। आप इस बात को समझ लीजिए, जो आपने अल्फाज कहे हैं, सुनिए, आपने जो अल्फाज कहे हैं सुबोही के खिलाफ कि वो थिरकती हैं, आप अपने अल्फाज वापस लीजिए। आपको पता है कि इस्लाम के अंदर कितनी कदर है औरत की, कितनी कदर है एक माँ की। इस्लाम में ये कहा गया है कि इस्लाम में कहा गया है कि एक माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। और आपने दूसरा बुरा काम क्या किया है? थिरकना। आप डांस को बदनाम कर रहे हैं। आप अपने अल्फाज वापस लीजिए, वरना फिर यह है कि एक आपको नोटिस भेजा जाएगा। ठीक है, आप अपने अल्फाज वापस लो। शादाब मियां, आप पढ़े लिखे नौजवान हो, जो नोटिस भेजना भेजिए ऑलरेडी। ये हिंदू के नाम पे थिरकती है, इसको छोड़ दीजिए, पहली बात। और दूसरी बात, और सुनिए मेरी बात सुनिए, रहमानी साहब, आपका खाना हजम नहीं होता जब तक पाकिस्तान का जिक्र ना कर लें। अगर आपको पाकिस्तान इतना अच्छा लगता है तो आप क्यों रह रहे हैं ओखला में,
क्यों रह रहे हैं यहाँ पे जाकिर नगर में? आप पाकिस्तान चले जाओ, लाहौर बड़ा अच्छा खूबसूरत शहर है, खाने पीने की बड़ी अच्छी चीज मिलेगी, कराची में अच्छे मकान मिलेंगे आपको, अच्छे बागात मिलेंगे, तो आपको पाकिस्तान अच्छा लगता है? आपका खाना हजम नहीं होता पाकिस्तान के बगैर। रेमानी साहब जवाब। हम तो उसके लिए भी अच्छा चाहते हैं। रेमानी साहब जवाब। कोशिश करके देख लीजिए ना। आप कोशिश करके हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ, आप मोदी के खिलाफ, आप अमित शाह के खिलाफ, आप आरएसएस के खिलाफ, आप बीजेपी के खिलाफ, बगैर किसी बात के आप जहर उगलते रहते हैं। आप जो ये जहर उगलते रहते हैं। सुबुई खान, देखिए मेरी बात सुनिए। ऑडियो डाउन। सुबुई खान 10 सेकंड। जी अमीश, या तो भारत का कंपैरिजन पाकिस्तान से हो रहा है। जी अमीश, रहमानी साहब की रियल जो इंटेंशन है वो अक्सर नेशनल टीवी पे एक्सपोज हो जाती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है एकात्मता का एहसास और आक्रमण का प्रतिकार। अगर किसी भी समुदाय के खिलाफ नारे लगे तो अमीश देवगन जैसे जी, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ।